मेरा आदिवासी होना, ना साड़ी, ना खोपा, ना गोदना, ना गहना, कुछ भी नहीं पहनती, फिर कैसी आदिवासी हो तुम। कई बार मुझे रास्ते में रोक रोक के ऐसे युवा पूछते हैं कि आप जैसे वो आपकी कविताएं जैसे मार करती हैं, वो कैसे हम लिखे, कहाँ से आए। और इतना मेंटल प्रॉब्लम से फिर आप राजनीति कर रहे हैं, फिर आप देश चला रहे हैं, मेंटल बीमार होके आप देश चला रहे हैं, तो कैसा देश आप देंगे। ह्यूमैनिटी तो मतलब वो समझ में भी उनको आता नहीं है, सिर्फ पावर, पैसा, पद, ये से सभी समझ में आता है। तो ये पूरा समाज को एज ए ह्यूमन बीइंग भी हमको बहुत बहुत बीमार करने वाला है। नमस्कार, हिमाल खबरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी सँग भारतीय साहित्यकार जसिन्ता केरकेट्टाजी हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी भारतीय साहित्य सँगसँगै आदिवासी साहित्यहरूको स्थान के छ र वर्तमान अवस्था चाहिँ के छ त्यसको बारेमा रहेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। आप चितौन कचहरी की कीनोट स्पीकर के हिसाब से नेपाल आई हैं। नेपाल आपका ये पहली बार है या पहले भी आ चुकी हैं? नहीं, नेपाल पहली बार आ रही हूँ। ये साहित्यिक यात्रा और पत्रकारिता, आप पत्रकार भी हैं और साहित्यकार भी हैं जी। ये दोनों यात्रा जो है आपका कैसा चल रहा है? जी, शुरुआत में मैंने पत्रकारिता करना शुरू किया और उसके पीछे कारण ये था कि मैंने जब मैं स्कूल में थी तो मैंने देखा कि जो आदिवासियों के ऊपर कोई भी अगर हिंसा होता है तो अखबार में उसके बारे में आदिवासियों का पक्ष ठीक से प्रकाशित नहीं होता था। और जब मैं 8वीं क्लास में थी तो जो मेरे इलाके हैं वहाँ पे एक तो माइनिंग है और मेरे गांव के पास ही सारंडा जंगल है जो एशिया का सबसे बड़ा साल का जंगल है। तो काफ़ी बाहर से भी लोग आके वहाँ पे बसे हैं और व्यवसाय वगैरह करते हैं और अभी भी आदिवासी इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। मेरे इलाके में मेरे परिवार में ही खुद मेरे माता पिता पहली पीढ़ी थे जो कम से कम स्कूल जा पाए। तो जब मैं स्कूल में थी और मैं पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि मेरे चाचा की मॉब लिंचिंग ज़मीन को लेके मेरे इलाके में हुई थी और तब वो बहुत बड़ा मुद्दा भी बन गया था और पूरे अखबार वगैरह में भी वो प्रकाशित हो रहा था। लेकिन अखबार में हमारा पक्ष ठीक से प्रकाशित नहीं हो रहा था और आदिवासियों के ऊपर ये दोष भी लगाया जा रहा था कि ये अच्छी फसल के लिए इंसानों की बलि देते हैं। वो और उस नैरेटिव का काउंटर नैरेटिव कैसे लाए आदिवासियों को मालूम नहीं। तो जब भी ऐसा कुछ होता है वो आदिवासी क्या करते हैं कि हम फिर से अपना एक बाउंड्री सेट करेंगे और लोगों को घुसने नहीं देंगे, बस यहाँ तक बात होता है। लेकिन बाहर मीडिया में किस तरीके से हम बात रखेंगे या अपना पक्ष रखेंगे वो किसी को ठीक से पता नहीं चल रहा था। तो जब मैं स्कूल में थी तो उस समय मैं बच्चों के लिए लिखती थी और मुझे लगा कि आगे चल के मुझे कोई भी ऐसा फील्ड जिसमें मैं लिख सकूं, मुझे उसमें जाना है। तो मुझे लगा कि हम लोग तो अखबार पढ़ते हैं लेकिन अखबार में जो लोग लिखते हैं वो कौन हैं। तो फिर हमें पता चला कि अच्छा पत्रकार लोग लिखते हैं। तो मेरी माँ ने और मैंने डिसाइड किया कि हम पत्रकारिता, मेरी माँ ने ज़मीन बंधक करके वो शहर भी भेजा कि हम पत्रकारिता करेंगे। और लेकिन मैं चूँकि कहानियाँ और कविताएं स्कूल के समय से लिख रही थी तो पत्रकारिता में मतलब मैंने सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची से फिर पत्रकारिता किया। मुझे लगा कि डिग्री लेने से कोई अखबार या कहीं पे हम जा सकते हैं। उसके बाद मैंने 3-4 साल एज ए पत्रकार भी काम किया। तो मैंने ये देखा कि अखबार में भी आदिवासियों को आदिवासी विषय नहीं देते हैं, आपको दूसरे विषय देंगे। उनको ऐसा लगता है कि आप तटस्थ होके या न्यूट्रल होके आप अपने विषय को नहीं लिखेंगे। तो मुझे मार्केट के बारे या महिलाओं की प्रतिक्रियाएं या उनके पर्व त्योहार क्या है, यही सब मुझे रिपोर्टिंग करने मिलता था। तो मुझे ऐसा लगा कि इस पर्पस से तो पत्रकारिता में भी हम नहीं आए थे।
तो मैंने वो 3 साल बाद वो अखबार छोड़ दिया और मैंने कहा जो भी होगा, इतना बड़ा यूनिवर्स है, हम देखेंगे किस तरीके से ये एनर्जी काम करता है, यूनिवर्सल वैल्यूज़ कैसे काम करता है। और मैंने वो छोड़ करके ऐसे गाँव-गाँव में जाके ज़्यादा लोगों की कहानियाँ सुनना शुरू किया। जी। फिर मुझे लगा कि झारखंड भी थोड़ा घूमना चाहिए, क्योंकि मुझे खुद भी अपने इलाकों के बारे हमारा कोई एक्सपोज़र नहीं रहता है। तो वो भी मैंने करना शुरू किया। उसी दौरान में मैंने शार्पली कविता भी लिखना शुरू किया। तो फिर मुझे लगा ये कविता तो लिख रहे हैं और आलेख भी लिख रहे हैं, बट उसको कहाँ पब्लिश करना है। तब मैंने सोशल मीडिया का भी थोड़ा उपयोग उस समय में शुरू किया और बाद में फिर बाद के दिनों में अब जैसे मैं जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म हैं और मंच हैं, वहाँ पे लिखने का मौका मिल रहा है। तो द वायर, आउटलुक, ये सब में भी, डाउन टू अर्थ, ये सब में भी अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है। तो ये यात्रा तो लेखन और कविता का, इसमें मुझे लगा कि ये जो पूरा झारखंड घूमने के साथ दौरान जो महसूस कर रही थी, या जिस इलाके में भी मैं जाके रह रही थी, तो मुझे लगा वो आप एज ए पत्रकार आप इमोशन को तो नहीं ला सकते हैं, या जो आपकी फीलिंग है। तो तब मैंने कविताएं भी लिखना शुरू किया। तो ये दोनों तब इस तरीके से साथ चलने लगा। और आज के समय में मुझे लगा कि मेरा साहित्यिक जो यात्रा है और उसका असर बहुत ज़्यादा पड़ा है, क्योंकि वो एक तो भारत में पर्सपेक्टिव भी, आदिवासियों को देखने का जो नज़रिया है वो बदल रहा है और उसने बहुत लोगों को छुआ है। तो वो साहित्य ने वो किया है। जी, ये जो आपने कहा कि आदिवासी को देखने का नज़रिया बदला है, भारतीय साहित्य में जो है आदिवासी साहित्य का स्थान कैसा है? भारतीय साहित्य जो हिंदी का साहित्य है, मैं ये मानती हूँ कि वो बहुत ब्राह्मणिकल साहित्य ही है। और जब मेरी कविताएं दूसरी भाषाओं में, जर्मन में और इटालियन में जब प्रकाशित हुई, तो जो इटालियन भाषा की जो मेरी अनुवादक हैं प्रोफेसर एलेक्जेंड्रा, उन्होंने मुझे कहा कि मैं इतने साल इटली में मैं हिंदी पढ़ाती हूँ और हिंदी साहित्य के ऊपर मैं काम करती हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ, अनुवाद भी करती हूँ। मैंने कभी भी आदिवासियों की तरफ से कोई साहित्य या उनका कुछ लिखा हुआ मैंने पढ़ा नहीं था और मुझे मालूम नहीं था। और जब मैंने आपकी कविताओं को पढ़ा तो मुझे लगा कि मैं इतने साल में किन की चीज़ों को पढ़ा रही थी। और उन्होंने कहा कि दरअसल हिंदी साहित्य तो ब्राह्मणवादी साहित्य है। और उसके बाद का जीवन, वो उन्होंने कहा कि मैं बाद का जीवन, जो हाशिए के समाज हैं, ये क्या लिख रहे हैं, जैसे भी लिख रहे हैं, उनका अनुवाद में मैं अपना समय लगाऊंगी। तो मैंने देखा बहुत सारे लोग कविताओं के बाद, पढ़ने के बाद, उनको पहली बार ये समझ में आया, इवन दुनिया के बाकी के हिस्सों में भी, कि इतनी बड़ी संख्या में भारत में आदिवासी हैं। पहले वो समझते थे कि ये एक हिंदू देश है, मतलब हिंदू बहुसंख्यकों का देश है, और थोड़े नॉर्थ ईस्ट में ट्राइब हैं, अंडमान निकोबार में इतना आदिवासी पर्सपेक्टिव के बारे में बात नहीं करते थे। और मुझे ये भी आश्चर्य हुआ कि विदेशों में इतनी यूनिवर्सिटी में भारत से प्रोफेसर्स हैं, बट मैं कई यूनिवर्सिटी में गई, वो विद्यार्थी बोलते थे ये आदिवासी वर्ड कभी भी कोई इस्तेमाल नहीं करते थे, तो हमने ये वर्ड भी सुना नहीं था। तो देखिए कौन प्रतिनिधि कर रहा है, कौन कहाँ पे बैठा है और वो किस तरीके से चीज़ों के बारे में बताता है। तो जब हमने लिखना शुरू किया और हम लोग बाहर भी जाना शुरू किया, तो बहुत सारी नई चीज़ें हमें भी मालूम हुआ और हमें ये भी पता चला कि ये देश में जिनके हाथ में पावर रहता है वो किस तरीके से चीज़ों को बताते हैं और कितना छुपाते भी हैं। ये आपने अभी पहले भी कहा कि आप पत्रकार और साहित्यकार, पत्रकारिता की जो भाषा वो सरल और सीधी होती है, जबकि साहित्य की भाषा जो है थोड़ा सा लाक्षणिक, व्यंजना प्रधान, कलात्मक होती है। तो ये दो अलग अलग विधाओं में जो है खड़े होकर लिखना, कलम चलाना, ये भाषाई टकराव का समस्या आता है कि नहीं आता है? नहीं, मेरे लिए नहीं आता है, क्योंकि
मेरा जो साहित्य भी है वो बहुत, मुझे लगता है बहुत सीधा सरल है। तो लोग ये कहते हैं कि बहुत कम शब्दों में या बहुत सहजता से वो बड़ी बात कहती है, तो उन्हें कभी भी क्लिष्ट ऐसा महसूस नहीं हुआ। इवन मुझे बहुत लोगों ने कहा कि बहुत बहुत साल के बाद हमने ऐसी कविताएं सुनी जिनके साथ हम जुड़ सकते हैं। वो ये समझते थे कि कविता कोई एक वर्ग का ये है और थोड़ा क्लिष्ट भी रहता है और रुचि नहीं है। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि कविताओं में तो रुचि भी जन साधारण को इतना रहता भी नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि जब वो पढ़ने लगे तो उन्होंने कहा कि हम बहुत दिल से जुड़ पाते हैं और कई बार बहुत लोग रोते भी हैं। तो वो नहीं मानते हैं कि, मुझे लगता है कविता बहुत सीधे सीधे दिल तक भी पहुंची है। तो जब फैक्ट स्टोरी चाहिए रहता है, जो बात हम कह रहे हैं तो क्या वो कहाँ घटनाएं हुई हैं, तब वो जो मेरा जो स्टोरी रहता है, आर्टिकल रहता है, वो एक प्रमाण की तरह काम करता है। लेकिन कविता शायद वो बहुत झकझोरने का और रियलाइजेशन करने का भी लोगों को वो अवसर देती है। तो बहुत सिंपल और सीधा है, मुझे लगता है। आजकल ये देखा जा रहा है कि जो कविताएं लिखी जा रही हैं उनके पाठक भी कम होते जा रहे हैं। आपने कहा कि मतलब ज़्यादा झकझोर रही हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि पाठक कम होते जा रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कविताएं जनता पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रही हैं और ना जनता कविताओं पर। क्या आपको लगता है कि ये जो विरोध वाली जो चेतना है ये साहित्य में कम होती जा रही है या इसके पीछे कोई और कारण है? नहीं, हाँ, मुझे ये लगता है कि ये जो प्रतिरोध का जो आवाज़ है वो साहित्य में बहुत कम हो रहा है। क्योंकि आप देखिए, कविता या साहित्य कौन लिख रहा है? वो जो जीवन को जी रहे हैं, जो कविता या कहानी को जी रहे हैं, वो तो उनके पास तो शिक्षा भी नहीं है, तो वो तो लिख नहीं रहे हैं। तो जो यूनिवर्सिटी में है, जो एक पोजीशन होल्ड करते हैं कि जिनके पास टाइम है, इसका थोड़ा लग्जरी है, बैठ के लिखे, तो मुझे लगता है आज तो भारत में जिसके पास जो भी वो इस तरीके का स्पेस और पावर होल्ड करते हैं, बहुत भयभीत हैं। जिस तरीके की भी सत्ता है और जिस तरीके का माहौल है, तो वहाँ कोई भी प्रतिरोध की कविताएं तो लिखना नहीं चाहता है। और मुझे लगता है जो यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं, ऑलरेडी ये संस्थान उनका प्रतिरोधी क्षमता तो बहुत कम कर देता है। मैंने कोई भी इस तरीके के संस्था से बंधना इसलिए भी बाद के दिनों में स्वीकार नहीं किया, ताकि मैं वो स्वतंत्र, मेरी चेतना जो है वो थोड़ी बची रहे। और इसलिए जो भी अभी तक 4-5 किताबें भी आ पाई, उसमें वो धार इसलिए भी है क्योंकि मैंने वो रास्ता भी चुना, जीने का रास्ता भी चुना। और मुझे लगता है कि कविता लिखना और जीना आपका साथ साथ चलना चाहिए। अगर वो साथ साथ नहीं चलता है तो वो धार वो खत्म हो जाएगी। तो अभी आप देखिए कि वो कविता के साथ साथ जीवन कहाँ चल रहा है। जो कॉलेज में है या जो अच्छे ओहदों में है और जो यूनिवर्सिटी से भी जो निकलना चाह रहे, निकल के कुछ लिखना चाह रहे, और वो चाहते हैं कि एकदम उसमें धार आ जाए, मैं ऐसा लिख दूं कि वायरल हो जाए। तो कई बार मुझे रास्ते में रोक के ऐसे युवा पूछते हैं कि आप जैसे वो आपकी कविताएं जैसे मार करती हैं, वो कैसे हम लिखें, कहाँ से आए? तो मैं कुछ बता नहीं पाती हूँ, लेकिन मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि शायद मैं ये कहना चाहती हूँ। तो मैं उनको पूछती हूँ कि आपको क्या चीज़ आपको प्रभावित कर रहा है, क्या हो रहा है झारखंड में, क्या हो रहा है या भारत में? तो वो बोलते हैं कि इतना दुख है, इतना हिंसा है, ये है, सब चीज़ है। मुझे लगता है कि वो आप कहेंगे कि ये दुख है, हिंसा है, पलायन है, सब चीज़ है, गरीबी है, जो भी है, लेकिन क्या उस दुख से आपको कितना दुख हो रहा है? आपको कुछ हो नहीं रहा है, कैसे कविता आएगा? नहीं हो सकता है। तो ये भी महसूस करना कि कविता के लिए
वो इस तरीके का भी आपके भीतर वो चेतना आ जाना कि क्यों मेरे से कविता लिखा नहीं जा रहा है या क्यों वो ख़त्म हो रहा है, वो क्यों का भी जवाब बहुतों के पास है नहीं, तो कहाँ कैसे प्रतिरोधी कविताएं आएंगी। और तो इसलिए कम तो हो रहा है। और पूरा हिंदी बेल्ट और हिंदी साहित्य भी है, वो तो मुझे लगता है सत्ता की जो भाषा चलती है थोड़ा उधर ही झुका हुआ रहता भी है और अभी भी है। और कई बार उनका एक अपना श्रेष्ठतावाद तो चलता है हिंदी साहित्य में भी, तो वो अपनी ही दुनिया में, अपनी ही मतलब दुनिया में रहते हैं। देश में और भी जो लोग हैं उनका दुख से तो कभी कोई वास्ता भी नहीं रहता है, इसलिए प्रतिरोध की आवाज़ तो कम हुई है। आदिवासी इलाकों में वो कविता भले नहीं लिख रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ जो भी लिख रहे हैं उनमें वो आग थोड़ा मौजूद मैं देखती हूँ। और ज़मीन पे लोगों का जो संघर्ष है वो प्रतिरोध तो जारी है। जी, मैं आपका किताब भी यहाँ पे देख रहा हूँ। आप अपने किताब के ज़रिए से, अपने कलम के ज़रिए से समाज के उन विषय वस्तु में आप जो है उन चीज़ों को उठाना चाह रही हैं जो ओझल रह गए हैं इस भीड़ में। या ये कहा जाए अभी का जो चर्चा है उस चर्चा में वो सारी चीज़ें ओझल रह गई हैं, जैसे जल जंगल ज़मीन की आप बात करती हैं। आप ही को जो है ये बात उठाने की क्यों ज़रूरत पड़ी? नहीं, मैं ऐसा नहीं समझती हूँ कि मुझी को वो उठाना है। मैं ये देखती हूँ बहुत सारे लोग पहले से वो कर रहे हैं जी। और सिर्फ मेरे पास कलम ही था और मुझे लिखना आता है। तो मैं एज ए एक्टिविस्ट अगर सड़क में नहीं जा सकती हूँ तो मैं समझती हूँ हमारे पास जो भी हथियार है, कलम को भी मैं हथियार की तरह ही देखती हूँ। मैंने उसी से ही अपना काम करने का और लिखने का मैंने वो सोचा, तो मैं वही कर रही हूँ। मैं सिर्फ किन चुनौतियों से सामना करना पड़ रहा है इस सफ़र में आपको? देखिए, एक कवि के रूप में और लेखक के भी रूप में आई थिंक बहुत चुनौती ऐसे कोई बाहर से कोई बड़ा हमला हो रहा है ऐसा तो नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन वो बहुत सारी चुनौतियां रहती हैं कि किस तरीके से आपके स्त्री होने पे, या जैसे कि हम बहुत ऐसे आप ऐसे कवि के जैसे नहीं दिख रहे हैं। तो जब मैंने लिखना शुरू किया तभी से बहुत आलोचनाएं भी झेलते थे कि एक तो दिखती भी नहीं है ऐसे कविता देखो, कविता सुनने से वो लगता है किसी 50-60 उम्र के लोगों ने, किसी व्यक्ति ने लिखा है जी। और जब हम उससे मिलते हैं तो ऐसे दिखती भी नहीं है। तो कोई ना कोई उसके पीछे उसका लेखन का काम कर रहा है, ऐसा करके बहुत आलोचना ऐसे करके झेलना पड़ता था। मेरे लिए अपना एक आंतरिक यात्रा है कि कैसे इवन मास का भी प्रेशर और दबाव से वो कैसे मुक्त रह के, उससे भी तटस्थ रह के, वो चेतना कैसे थोड़ा आज़ाद होके मैं काम कर सकूं। और अपने भी समाज में जो कमियां हैं उसके बारे हमारे समाज के भीतर बात नहीं होता है। तो जब मैंने बात करना शुरू किया तो लोग बहुत गुस्से में थे और कहीं सड़क पे भी कहीं भी रोक के भी वो बोल रहे थे कि अपने समाज की कमियों के बारे आप बात मत कीजिए, हमारा बहुत आपके प्रति सम्मान है, वो सम्मान खत्म हो जाएगा जी। तो आप इस तरह से मत लिखिए। तो मेरी अभी कहानी की किताब भी आने वाली है जिसमें मेरे खुद के समाज में कैसे पितृसत्तात्मक गुण भी वो मजबूत होते जा रहे हैं और क्या क्या कमियां हैं जिसको हमारे समाज में खुद काम करना चाहिए, और स्त्री के जीवन के ऊपर में भी। तो मैंने सोचा कि मैं लिख सकती हूँ और लिख के ही मैं वो करूँगी। तो ये दोनों तरफ आपको देखना पड़ता है कि आप बाहर से जो आदिवासी समाज के ऊपर हमला हो रहा है उसको भी आप प्रतिरोध करते हैं, लेकिन अपने समाज के भीतर में भी कमियां हैं। एज ए कवि, एज ए लेखक हम उसको आंख बंद करके तो स्वीकार नहीं सकते हैं।
तो वो एक धार में खड़ा रह के जीना और लेखन का काम करना और आज़ाद भी अपने को रखना, वो तो चुनौती और संघर्ष तो है ही। बहुत सारे लेखकों की बात अगर देखी जाए तो लोग ये कहते हैं कि अभी का जो समाज है वो बहुसंख्यक समाज, या अभी का जो समाज है, समाज की जो सुंदरता है, उसकी विविधता जो है, उसको एक जैसा बनाने या बनने की जो है प्रयास में लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हम सब लोग जो है एक सम्मान के साथ साथ समान और खुशहाल ज़िंदगी की कल्पना कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप कैसे देख रही हैं? हाँ, भारत में काफ़ी लंबे समय से ये तो कोशिश तो हो रही थी, और हाल के समय में ये काफ़ी और मजबूत हुआ है कि जो हाशिए के समाज के लोग हैं उसके प्रति फिर से एक नैरेटिव लाने का, कि ये कैसे देश के विकास में बाधक होते हैं, ये एक कास्ट सिस्टम को, हायरार्की को मेंटेन करने में वही चीज़ कैसे हम मनुवाद को भारत में स्थापित करें, उसी की कोशिश चल रही है। और उसमें स्त्रियां और हाशिए के समाज के लोग हैं, कैसे वो नीचे रहें, और पावर और संसाधनों पर कैसे कुछ लोगों का वो कब्जा रहे, उसी की सारी कोशिश चल रही है। और भारत का जो बहुसंख्यक है और सबकी इच्छा होती है कि आप पावर के साथ में खड़े रहें, तो वो पावर के साथ जाता है। और भारत एक तो इतना बड़ा है और उसकी इतनी विविधता है कि उस विविधता और उसकी खूबसूरती को बहुत मुख्य धारा में, मतलब कथित मुख्य धारा में लोग ठीक से जानते भी नहीं हैं। और चूंकि सत्ता के पास पावर है तो वो जो नैरेटिव फैलाती है वही चीज़ देश में गूंजता रहता है। काउंटर नैरेटिव में चीज़ें आ नहीं रही हैं, और उसका रास्ता भी लोगों को कठिन लगता है। सोशल मीडिया से थोड़ा सा वो बहुत सारी चीज़ें आ पाती हैं, लेकिन इतना मजबूती से जिस तरीके से आना चाहिए वो है नहीं। तो मैं जितना भी देश में लोगों को बात करती हूँ, मैं देखती हूँ कि अपने ही देश के बारे ठीक से जानते नहीं। ये सिर्फ वही नैरेटिव को जानते हैं जो ऊपर से ऐसे फैलाया जा रहा है, और जो काउंटर जो आवाज़ है वो कैसे दबाए जा रहे हैं, जेल में डाले जा रहे हैं, तो वो आवाज़ भी बहुत कम हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये आने वाले दिनों में भारत के लिए और बुरी स्थिति है, क्योंकि जो हमारी खूबसूरती है और जो विविधता है वो बहुत यूनिक है। भारत का वही बहुत यूनिक है जी। और ये पूरा जब ऐसे सपाट जब हो जाएगा तो हम कैसे देश और कैसे समाज की कल्पना कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि हर कोई पावर के साथ खड़ा रहना और एक जीना चाहता है, लेकिन वो आपको बहुत इमोशनलेस भी बनाता है। अत्यधिक पावर आपको बहुत इमोशनलेस बनाता है, और मुझे लग रहा है हमारा देश ऐसे ही इमोशनलेस होता जा रहा है। क्यों महुए तोड़े नहीं जाते पेड़ से, माँ तुम सारी रात क्यों महुए के गिरने का इंतज़ार करती हो, क्यों नहीं पेड़ से ही सारा महुआ तोड़ लेती हो। माँ कहती है वे रात भर गर्भ में रहते हैं, जन्म का जब हो जाता है समय पूरा, खुद ब खुद धरती पर आ गिरते हैं। भोर ओस में जब वे भीगते हैं धरती पर, हम घर ले आते हैं उन्हें उठाकर। पेड़ जब गुजर रहा हो सारी रात प्रसव पीड़ा से, बताओ कैसे डाल हिला दे जोर से, बोलो कैसे तोड़ ले हम जबरन महुआ किसी पेड़ से। हम सिर्फ इंतज़ार करते हैं, हम सिर्फ इंतज़ार करते हैं, इसलिए कि उनसे प्यार करते हैं। आपकी एक मशहूर पंक्ति है जी, वो हमारे सब होने के इंतज़ार में हैं और हम उनके मनुष्य होने के। जी इसका व्याख्या करने के लिए तो मैं नहीं कहूँगा, जी, लेकिन जो है हम जैसे सामान्य पाठक के लिए जो है ये थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि वहाँ की सत्ता के द्वारा वहाँ के आदिवासी जो हैं, सीमांतकृत समुदाय जो हैं, उनके संस्कृति पे जो है अतिक्रमण हो रहा है। क्या ये कहना सही होगा? संस्कृति पे तो अतिक्रमण है ही, और ये बहुत लंबे समय से पूरे देश में लंबे समय से ये कोशिश जारी है कि हम आदिवासियों को कैसे हिंदू घोषित करें, क्योंकि आदिवासी ही ऐसे लोग हैं
जिन्होंने ये कास्ट सिस्टम को कभी भी स्वीकार नहीं किया। जी और आदिवासियों की कभी भी ये होड़ भी नहीं रही कि हमको मुख्य धारा में शामिल होना है, हमको वो कास्ट सिस्टम में आगे जाना है। हमारी कोई होड़ नहीं है। आदिवासी समाज कास्ट सिस्टम के बाहर पैरेलल उन्होंने अपना स्वशासन व्यवस्था चलाया है, जो हायरार्की पे नहीं चलता है। आदिवासियों के भी अपने सिस्टम में राजा होते थे। राजा भी ऐसे होते थे कि कलेक्टिव हम कैसे एक किसी को राजा मानते हैं जो निर्णय ले, बट वो लोगों के सहयोग से, तो वो बहुत डिफरेंट तरीके से वो चलता है। और आज दुनिया में जो बड़े लेखक हैं, इतिहासकार हैं, अभी जब वो पूरी दुनिया की समीक्षा कर रहे हैं सत्ता के और राजनीति की, तो वो वहीं पे आ रहे हैं कि आदिवासियों के जो सिस्टम है या थे, उसमें ये गुण थोड़ा बचा हुआ है, जिसमें आत्म सुधार के रास्ते हैं। और जैसे जैसे सत्ता जो पावर एक जगह पावर ये सेंट्रिक हो रहा है, उसमें आत्म सुधार का रास्ता बहुत कम हो जाता है। जैसे आप युval नोआ हरारी की भी किताब में, नई किताब में पढ़ेंगे, तो उन्होंने कहा है कि ये तो आत्म सुधार के रास्ते बंद हो रहे हैं और फिर नई तकनीक भी आप लेके आ रहे हैं। ये पूरी मनुष्यता के लिए, सभ्यता के लिए कितना खतरनाक है। तो वो देखते हैं, वो कहते हैं कि आदिवासियों के जो सिस्टम थे उसमें बहुत कुछ सीखने को भी थे, क्योंकि उसमें कोई कभी भी आदिवासियों के बीच से कोई तानाशाह बन नहीं सकता है, क्योंकि उसका सिस्टम ही ऐसा है कि वो हमेशा आपको लोकतांत्रिक सिस्टम की ओर ही ले जाएगा। तो ये सिस्टम को ध्वस्त करने से ही देश में जो एक कास्ट सिस्टम, जो एक हायरार्की लेके आता है, और वो स्थापित हो सकता है। तो हर तरीके से आदिवासियों को शिक्षा से वंचित करना, और उनका जो भी उनकी पूजा पद्धति है, जो बिलीफ सिस्टम है, ये बहुत समय से, वो बहुत बारीक से हिंदू धर्म में वो शामिल किया गया है। तो देश में ये मानते नहीं हैं कि आदिवासी हैं। वो जो भी आदिवासी वर्ड कहते हैं, वो कहते हैं कि हम उनको वनवासी कहते हैं। तो ये संघर्ष वो भारत में है, और हाल के दिनों में और भी बहुत तेज हुआ है। आपने शुरू में ही कहा था कि ये जो खनिज पदार्थ है वहाँ की, खनिज संपदा है जी, उस पे अतिक्रमण हो रहा है, उसको मतलब एक अलग हिसाब से व्यापारी लोग इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं, आदिवासी समाज से जो मतलब एकेडमिक लोग आते हैं, ये चीज़ कह रहे होते हैं। ये जो पूंजीवादी व्यवस्था अभी जो चल रहा है, इसमें दवाइयों के इस्तेमाल के लिए भी उन सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है। आदिवासी समाज की जो संपत्ति है, वहाँ की जो स्थानीय जो खनिज है, उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं लोग। ज्ञान की दृष्टि से जो है, आदिवासी ज्ञान जो है आज के समय में कितना परिहार्य है? ज्ञान की दृष्टि से भी देखिए, आदिवासियों के पास जो विजडम है जी, जो वो जीवन जीने, प्रकृति के साथ चलने, और इवन विकास की भी जो परिभाषा आदिवासी बता रहे हैं, वो पूरी दुनिया के लिए बहुत सीखने के लिए है। और जितना भी अभी रिसर्च हो रहा है, जितना भी लोग कोई दूसरा रास्ता भी देखने की कोशिश कर रहे हैं, इवन वर्ल्ड वाइड, वो आदिवासी इलाकों की तरफ ही जा रहे हैं। क्योंकि हम विकास कर रहे हैं, हम विकसित हो रहे हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं, लेकिन बहुत उसका साइड इफ़ेक्ट्स बहुत बुरा है। तो उनके पास मेंटल पीस नहीं है। जितना भी आप देखेंगे, मैं देखती हूँ कि जितना भी प्रिविलेज और परिवारों से जो लोग निकल रहे हैं, जो युवा हैं, वो इतना मेंटल प्रॉब्लम से वो जूझ रहे हैं, और वो समाज के बारे में भी ठीक से जानते नहीं हैं। ह्यूमैनिटी तो मतलब वो समझ में भी उनको आता नहीं है, सिर्फ पावर, पैसा, पद, यही सभी समझ में आता है। तो ये पूरा समाज को एज ए ह्यूमन बीइंग भी हमको बहुत बहुत बीमार करने वाला है। और इसीलिए ये चेतना की आज़ादी और ये सब नहीं आ पाता है, क्योंकि आप इतना बीमार रहेंगे, बीमार मेंटालिटी से बीमार समाज रहेंगे, कहाँ से आप प्रतिरोध और आपकी चेतना कहाँ से आज़ाद हो कि कोई आवाज़ निकलेगी। मुझे लगता है कि इसलिए जब वो आदिवासी इलाकों की तरफ आते हैं, आदिवासी लोगों की तरफ आते हैं, वो बहुत हील होते हैं।
इसका मतलब है आदिवासी समाज ये दुनिया को, ये समाज को कितना हील कर सकता है और आपको एज ए ह्यूमन बीइंग थोड़ा और बेहतर तरीके से जीने का रास्ता भी दे सकता है। तो मुझे लगता है आदिवासी दुनिया और आदिवासी ज्ञान और आदिवासी विजडम ये तो आने वाले दिनों में और भी अपरिहार्य तो होने वाले ही हैं। हम लोग आखिरी में हैं। बचपन में हम लोग जो कहानियाँ सुनते थे दादा दादी से, उसमें प्रकृति की स्मृति संबंधी बहुत सारी ज्ञान हुआ करता था। उसका अलग अलग पहचान होता था, पेड़ का अलग मतलब होता था, ज़मीन है, मिट्टी है, नदी है, जंगल है, और अलग अलग शब्द हुआ करते थे। प्रकृति संबंधी जो शब्दावली है वो कम, हमारे स्मृति से कम होते जा रही है। साहित्य के ज़रिए से जो है आज का साहित्य जो है इन सारी चीज़ों को फिर से जो है इमेजिन करने में, उनका जो मेमोरी है उस चीज़ को फिर से लाने में जो है कितना प्रयास कर रहा है? साहित्य का वो प्रयास तो है, क्योंकि साहित्य सिर्फ अतीत की बातें नहीं, जो वर्तमान में भी जो होता है उसको वो दर्ज करते जाता है। तो वो सिर्फ हवाई बातें नहीं होती हैं, वो बहुत हमारा इतिहास ही होता है। तो मुझे लगता है हाँ, साहित्य आपको नए तरीके से या अलग तरीके से जो आप जहाँ पे हैं या जो चीज़ें हो रही हैं उसको एक देखने का भी नज़रिया देता है। आप किसी चीज़ को ऐसे ही देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन साहित्य में इस तरीके से कोई चीज़ आती है कि वो दिल दिमाग दोनों को भी झकझोरती है और आप कुछ नए तरीके से भी किसी चीज़ को देखना भी शुरू करते हैं। साहित्य इसलिए मुझे लगता है ज़रूरी तो है। दुनिया आजकल विकास की बात बहुत ज़्यादा करती है। हम आखिरी सवाल आपसे ले रहे हैं, और मानवीय मतलब इंसान की विकास के लिए वो बहुत ज़्यादा कोशिश होते हैं, कर रहे होते हैं, लेकिन जो प्रकृति के प्राणी हैं उन सारे चीज़ों को जो है ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये प्रकृति के लिए जो है कितना चुनौती है? देखिए, सिर्फ प्रकृति के लिए चुनौती नहीं है। जिस तरीके का विकास चल रहा है उसमें जो लोग समझते हैं, जो पावर होल्ड करते हैं और जिनको लगता है कि हमको ये विकास करते ही जाना है, तो जब अत्यधिक आप पावर होल्ड करते हैं तो एक तो आपको सुनने, सीखने और महसूस करने की क्षमता आपकी कम होते जाती है। तो लोग ये भी भूल जा रहे हैं कि प्रकृति से हम कनेक्टेड हैं। ये प्रकृति को हटा दीजिए और फिर हमको कोई कहीं रख दीजिए, हम सरवाइव नहीं करेंगे। तो ये जो हम कनेक्टेड हैं, ये चीज़ें लोग भूल जा रहे हैं। तो इनका विकास भी आप देखिए बहुत कंपार्टमेंट में होता है, कनेक्शन में नहीं होता है। हर चीज़ जुड़ा हुआ है। आप खाना खाते हैं, खाना हम खाएंगे, हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा, दिमाग अच्छा रहेगा, तो उसके लिए हमको नेचर भी चाहिए, हमको मिट्टी भी चाहिए, पानी भी चाहिए, हवा भी चाहिए। अभी ये जो इतना साधारण सा बात है जिसको एकदम आदिवासी याद हमेशा रखते हैं कि हम कनेक्टेड हैं, वो इतना डिसकनेक्शन है, इसीलिए इतना मेंटल प्रॉब्लम है। और इतना मेंटल प्रॉब्लम से फिर आप राजनीति कर रहे हैं, फिर आप देश चला रहे हैं, मेंटल बीमार होके आप देश चला रहे हैं, तो कैसा देश आप देंगे और लोगों का कैसा हेल्थ आप कैसा देंगे, कैसा समाज देंगे? तो उसी दिशा में हम जा रहे हैं कि मानसिक रूप से बहुत विक्षिप्त हर जगह पे लोग हो रहे हैं। तो मुझे लगता है जिस तरीके के विकास में लोग जा रहे हैं वो बहुत अपाहिज ही होने वाले हैं अगर वो भूलते हैं कि हम लोगों के साथ और दूसरे जीवों के साथ भी और प्रकृति के साथ भी हम कनेक्टेड हैं। और अभी हर कोई देखिए छोटा छोटा जो कम्युनिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, हर कोई वो कनेक्शन ही ढूंढ रहा है। तो ऐसा विकास जो आपको नेचर से भी कनेक्ट होने से ख़त्म करता है और आपको ऐसा इल्यूजन देता है कि आपके पास पैसा है तो आपको भगवान की भी ज़रूरत नहीं है, ये जो भ्रम देता है ये बहुत खतरनाक है और बहुत इंसान को और समाज को, सबको बहुत, इवन धरती को भी बहुत बीमार करने वाला रास्ता है, विकास है। तो आदिवासी जो विरोध कर रहे हैं वो ऐसे ही विकास का विरोध कर रहे हैं।
जिसमें नदी बीमार हो जा रही है, आदमी बीमार हो जा रहा है, ये इतना कनेक्टेड है। मुझे लगता है हम कविताओं में यही चीज़ को बार बार दोहराने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पूरी सभ्यता का कब्र ही लोग खोद रहे हैं, और जिसमें बहुत सारे लोग जिसकी गलतियां नहीं हैं, हम उस यात्रा में, उस कब्र खोदने में हम शामिल नहीं होना चाहते, हम जबरदस्ती खींचे जा रहे हैं। तो वो आदिवासी इलाकों में उसका बहुत ज़्यादा वो प्रतिरोध है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाहेंगे कि हमारे श्रोता के लिए, पाठक के लिए जो है कुछ कविता अगर आप सुना देते हैं तो बहुत मेहरबानी होगी। मेरा आदिवासी होना, ना साड़ी, ना खोपा, ना गोदना, ना गहना, कुछ भी नहीं पहनती, फिर कैसी आदिवासी हो तुम? अक्सर लोग पूछते हैं मुझसे, पर मैं उनसे कहना चाहती हूँ, धरती के करीब रहना ही आदिवासी होना है। प्रकृति के साथ चलना ही आदिवासी होना है। नदी की तरह बहना और सहज रहना ही आदिवासी होना है। भीतर और बाहर हर बंधन के खिलाफ लड़ना ही आदिवासी होना है। और अपने सुंदर होने के सारे चिन्हों के साथ ज़्यादा मनुष्य होना ही आदिवासी होना है। पर किसी के मन में सिर्फ रह गया हो कोई गहना गोदना, और कोई नहीं समझ पाता हो क्या होता है आदिवासी होना, तो मैं चाहती हूँ बदले समय में नए सिरे से प्रतीकों में फंस गए हर भ्रम को तोड़ देना। इसी आदिवासियत के साथ बचा रह सकता है धरती पर किसी का आदिवासी होना। एक और कोई सुना दीजिए। परवाह। माँ, एक बोझा लकड़ी के लिए क्यों दिन भर जंगल छानती, पहाड़ लांघती, देर शाम घर लौटती हो? माँ कहती है, जंगल छानती, पहाड़ लांघती, दिन भर भटकती हूँ, सिर्फ सूखी लकड़ियों के लिए, कहीं काट न दूँ कोई जिंदा पेड़। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। अहिले हामी जेसिन्ता कर्केटाज्यूसँग कुराकानी गरिरहेका थियौँ। तपाईहरू हाम्रो छलफल हेरेर आफ्नो प्रतिक्रियाहरू हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। जी, धन्यवाद।